गुड आफ्टरनून। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ना था कि आवेशन के प्रकार। ठीक है, तो आवेशन के प्रकार क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला वही घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा हमने पढ़ लिया था कि कोई वस्तु को किसी से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे वो वस्तु एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज जिस पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिससे गए होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम दूसरा मेथड होता है चालन। चालन मीन्स कंडक्शन। तो इसमें हम अगर कोई एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से टच कराते हैं तो आवेश का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल में देख सकते हैं, ये ऐसे हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, जो कि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि इसमें दो वस्तुओं को हम बिना संपर्क में लाए ही दोनों को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? तो इसका हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक चालक छड़ है, ठीक है, और एक धातु का गोला है जो कि उदासीन है। ठीक है, उसमें मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, मीन्स क्या है, वो उदासीन है। हम धातु के छड़ जो है वो क्या है, पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज है। उनको आपस में संपर्क लाने पर क्या होता है कि जो धातु का छड़ है उस पर पहले से जो पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं वो नेगेटिव चार्ज की वजह से एक तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये आ गए प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज आ गए तो क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, इस साइड देखो दूसरी साइड पहुंच गया। ठीक है, फिर इसको हम अर्थिंग लगा देंगे तो अर्थ के अंदर ये सब चार्ज चले जाएंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम इनको अलग कर देंगे। अर्थ के अंदर चला गया है, फिर इनको अलग कर दिए तो अलग करने पर क्या होंगे कि जो धातु का छड़ था तो नेगेटिव चार्ज था तो रहेगा ही रहेगा, और जो अपना धातु का गोला था वो स्टार्टिंग में उदासीन था लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया अपना चार्ज। ठीक है, तो ये अपना कौन सा मेथड है? ये प्रेरण द्वारा है, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की। ठीक है, तो आवेश की जो अपनी एसआई यूनिट होती है उसमें होता है, उसका मात्रक होता है क्या? कूलाम। ठीक है, इधर सीजीएस पद्धति में दो होते हैं। कौन? एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ओके, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, और एक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रिलेशन पर है जो हम देख लेते हैं। तो एक कूलाम जो होता है वो 3×10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और जो एक ईएमयू होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक होता है 10 कूलाम। ठीक है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिट होता है 3×10⁸ कूलाम। ठीक है, ओके, सॉरी 3×10⁻10 होता है 10। ओके, इधर से और एक रिलेशन और देख लेते हैं कि एक फैरेड जो होता है वो क्या होता है? आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। जो एक फैरेड होता है 96500 कूलाम होता है। ठीक है, जैसे एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेंगे। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या प्रोटॉन का चार्ज होता है जो होता है कितना? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ओके, फिर जैसे अगर एक कूलाम हम देखें तो एक कूलाम होता है 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये होता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो नहीं, एक कूलाम जो आता है वो आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम सब लोग समझ लेते हैं और इसको हमें ध्यान भी रखना है। ठीक है, इन सब के बाद हम आवेश की मात्रक और उनके बहुत सारे रिलेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कूलाम्स लॉ। क्या है? कूलाम्स लॉ। तो हमें पढ़ना है कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ क्या होता है? तो कूलाम्स लॉ कहता है कि अगर कोई अपने पास दो चार्ज है, सपोज एक Q1 है
और एक Q2 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो इनमें फोर्स लगेगा कि जो फोर्स होगा वो F, ठीक है। मतलब Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसी प्रकार Q2 से भी Q1 पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये न्यूटन्स के जो एक्शन रिएक्शन वाला रूल होता है, उससे दोनों तरफ फोर्स लगेंगे। तो जो वो फोर्स लगेगा वो होगा उन चार्जों के बीच, उन चार्जों के गुणनफल के अनुपाती। देखिए अनुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या है, देखो बीच की दूरी क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इनको अगर आपस में हम कंबाइन कर ले तो ये आ जाएगा, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम अगर सॉल्व करें तो एक कांस्टेंट आता है क्या, के। तो यहाँ से आया एफ इजक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख ले तो यह फिर वेक्टर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर कैप क्या है, जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है के, जो के क्या है, स्थिर वैद्युतांक नियतांक, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई, जिसकी सॉल्व करने पे जिसकी वैल्यू जो आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें, के की विमा निकालना हो तो के की विमा निकालनी हो तो सबसे पहले जो फोर्स का फार्मूला होता है न्यूटन्स लॉ का, यहाँ से ये ऊपर जो हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो के की ये विमा आ जाती है, ठीक है। के की ये विमा आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कॉपी में, ठीक है। अब निकाल लो, हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन की। किसकी बात करते हैं, एप्सिलॉन की। तो एप्सिलॉन क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन की 1/4 पाई के, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/4 पाई, 4 पाई एंड 36/10⁻19 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैरेड मीटर भी इसको बोलते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ई की जो वैल्यू आती है वो आती है 8.855 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी हम बीमा निकाले तो बीमा हम मैथमेटिक्स द्वारा सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ठीक है। इधर से अगर हम के का CGS मान देखें, CGS पद्धति में तो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इधर से अगर 1 न्यूटन देखें तो 1 न्यूटन में पता है कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ होता है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। तो हम अगर एक कूलम को हम डाइन में लिखना चाहें तो होता है 1 डाइन सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक डाइन की, ठीक है। अब बात करते हैं एक कूलम की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो एक कूलम की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हम जो कूलम्स लॉ से जो फोर्स आता है, फोर्स क्या आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम क्या करते, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या करते, 1 कूलम ले ले, ठीक है, और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले ले, तो एफ जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे किसी परिमाण के सजातीय आवेशों को 9 × 10⁹ बल द्वारा प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। 9 × 9 द्वारा प्रतिशत कर देगा, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो अपनी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, ठीक है। तो वो और एक रिलेटिव होता है, रिलेटिव, जो कि मतलब E0/EM का रेशियो होता है, ठीक है। तो ER उसको बोलते हैं रिलेटिव को, तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परिवैद्युतांक, ठीक है। और EM जो होता है किसी माध्यम में, और जो E0 होता है अपना निर्वात में या फिर वायु में, ठीक है। तो हम सबसे पहले कूलम्स लिखते हैं निर्वात में, जो कि हो जाता है 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निर्वात में कूलम का मतलब किसी मीडियम में लिखे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है। Q1 Q2, ये एफ नहीं है, एम है, ठीक है। एम एप्सिलॉन m Q1 Q2 है, जो इक्वेशन 2 हो गया। अभी इन दोनों को अगर भाग कर दे
तो नहीं एफ नॉट बाई एफ एम जो हो जाएगा वो आ जाएगा ई एम बाई ई नॉट, जो कि यही ई रिलेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो ई मीडियम का होगा, एप्सिलॉन एम मीडियम का, वो निर्वात का और रिलेटिव के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो बोल सकते हैं माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात आपेक्षिक अनुपात होता है अथवा परिवृद्धांक कहलाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात और रिलेटिव के अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी ई नॉट इक्वल टू ई आर माइनस ई आर इंटू ई एम। ठीक है, एफ एम नहीं होगा, ई एम। ठीक है।